चालाक लोमड़ी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था। एक दिन वो जंगल में खाने की खोज में निकल पड़ा। घूमते घूमते उसने एक हाथी का मृत शरीर देखा। भोजन मिलने की खुशी में वो हाथी के पास गया। अपने दांतों से उसने हाथी को चीरने की कोशिश की, पर हाथी की चमड़ी बहुत सख्त और मोटी थी, इसीलिए उसे मांस खाने में सफलता नहीं मिली। थक कर लोमड़ी उस हाथी के पास बैठ गया। अब क्या करूं? अचानक उसे शेर की आवाज सुनाई दी। एक शेर उसकी तरफ ही आ रहा था। उसने बड़ी ही विनम्रता से शेर को कहा, आइए महाराज, मैं इस मृत हाथी की आप ही के लिए रखवाली कर रहा था। आइए भोजन कीजिए। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। मैं अपना शिकार खुद करता हूँ। मैं मृत जानवर को नहीं खाता, क्या तुम नहीं जानते? शेर वहां से चला गया। लोमड़ी बहुत खुश हुआ। शेर ने हाथी को जो नहीं खाया, पर लोमड़ी की समस्या तो अब भी वैसी ही थी। कुछ समय बाद एक बाघ गरजते हुए उस तरफ आ गया। लोमड़ी को खतरे का एहसास हुआ। इस बाघ के मन में हाथी को खाने का विचार आया तो कुछ करना होगा। बाघ के पास आते ही लोमड़ी ने घबराते हुए कहा, कृपया चले जाइए यहाँ से। मैं शेर महाराज के शिकार की रखवाली कर रहा हूँ। वो नहाने गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बाघ यहाँ आए तो मैं उसे रोक के रखूं ताकि वो उसे मार डाले। उन्होंने जंगल के सारे बाघों को मारने की प्रतिज्ञा की है। वो आपको मार डालेंगे। भाग जाइए यहाँ से। ये सुनकर घबराकर बाघ वहां से भाग गया। बाघ के वहां से भाग जाने के बाद एक चीता वहां आ पहुंचा। लोमड़ी को पता था कि उस चीते के तेज नाखून और दांत उसकी समस्या हल कर सकते हैं। लोमड़ी ने हंसते हंसते बड़े प्यार से चीते का स्वागत किया। अरे आओ दोस्त, बहुत दिनों के बाद। कहाँ थे इतने दिन? अरे बहुत थके और भूखे लग रहे हो। आओ आओ आओ, इस हाथी का थोड़ा सा मांस खा लो। देखो, ये शेर का शिकार है। वो नहाने गया है। मैं तो सिर्फ पहरा दे रहा हूँ। खाओ खाओ, आराम से खाओ। बाप रे, मैं शेर के शिकार को कैसे खा सकता हूँ? मुझे मरना है क्या? अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे सीधा स्वर्ग पहुँचा देगा। तुम चिंता न करो मेरे दोस्त, मैं इस तरफ बराबर ध्यान देता हूँ। शेर के आते ही मैं तुम्हें सूचना दूंगा, तब तुम आसानी से यहाँ से भाग जाना। इस मौके के लिए भूखे चीते ने लोमड़ी को धन्यवाद दिए और हाथी के मांस पर टूट पड़ा। लोमड़ी देख रहा था। जैसे ही चीते ने ऊपर की चमड़ी को चीर दिया, लोमड़ी जोर से चिल्लाया, सावधान, भागो! अरे शेर आ रहा है! अगले ही क्षण चीता हाथी को छोड़कर बिजली की रफ्तार से वहां से भाग गया। चालाक लोमड़ी बहुत खुश हुआ। हंसकर वो हाथी का मांस खाने में जुट गया। अब सारा मांस उसका था। होशियारी से विजय प्राप्त होती है। मूर्ख गधा। किसी समय की बात है। जंगल का राजा शेर एक हाथी के साथ लड़ाई के दौरान बुरी तरह घायल हुआ। घायल शेर शिकार नहीं कर पा रहा था और भूखा रहने लगा। शेर का मंत्री एक चतुर लोमड़ी था। शेर के शिकार न करने के कारण लोमड़ी को भी भूखा रहना पड़ता था। एक दिन, महाराज, हम दोनों भूखे हैं। आप तो शिकार नहीं कर पा रहे। अगर कुछ दिन ऐसा ही चला तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। तुम तो जानते हो मंत्री, इस घायल शरीर से मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा करो, कैसे भी फुसलाकर किसी जानवर को यहाँ ले आओ। यहाँ मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। तब हम जी भर के भोजन करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ महाराज। लोमड़ी वहां से किसी जानवर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर उसने एक मोटे गधे को देखा। वो गधे के पास गया। कैसे हो दोस्त?
बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। अरे तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए? क्या कहूँ दोस्त, देखो कैसे सिकुड़ गया हूँ। मेरा मालिक काम तो खूब करवाता है, पर मुझे खाने को इतना सा ही देता है। अरे रे 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 रे, मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। मेरे साथ जंगल क्यों नहीं चलते? हमारा राजा बहुत दयालु है। हाँ, और दरबार में एक मंत्री की जगह भी खाली है। तुम तो जंगल की शान बनोगे। हाँ सच? मगर मैं रहा गांव का पालतू जानवर, मैं भला जंगली जानवरों के बीच कैसे रह पाऊंगा? अरे चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। चलो तो सही। बेचारा गधा चतुर लोमड़ी की बातों में आकर जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। लोमड़ी गधे को सीधा शेर के पास ले गया। ऐसे मोटे गधे को देखकर शेर से रहा नहीं गया। गधा पूरी तरह पास आने से पहले ही उसने छलांग लगाई और गधे पे टूट पड़ा। शेर का निशाना चूक गया और डरकर गधा पलटा। जान बचा के गधा वहां से भाग निकला। शेर की जल्दबाजी के कारण एक अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी नाराज हो गया। शेर को भी दुख हुआ, लेकिन क्या करता। ये मेरी गलती है मंत्री, तुम जाकर फिर से उसे लाने की कोशिश करो। लोमड़ी फिर से गधे की खोज में निकला। गधे को मिलते ही लोमड़ी ने आश्चर्य व्यक्त किया। प्यारे दोस्त, क्या हुआ? तुम भाग क्यों गए? शेर महाराज तो बड़े खुश हुए थे, तुम्हारा स्वागत करने के लिए गले मिलना चाहते थे। मूर्ख गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। फिर से शेर से मिलने लोमड़ी के साथ चल पड़ा। इस बार उसने गधे के पास आने का इंतजार किया और फिर एक जोर से छलांग लगाई। लोमड़ी और शेर खुश हुए और बेचारा गधा शेर का शिकार बन गया। शेर ने गधे को खाना शुरू ही किया था, इतने में महाराज, मैं जानता हूँ आप बहुत भूखे हो, परंतु खाने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। शेर को ये विचार अच्छा लगा। बहुत दिनों से उसने स्नान भी नहीं किया था। शेर स्नान करने नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही शेर वहां से चला गया, लोमड़ी ने झट से गधे के दिमाग को खा लिया। शेर वापस आया। उसने गधे के दिमाग को खोजना शुरू किया। शेर को गधे का दिमाग बहुत पसंद था। जब दिमाग नजर नहीं आया तो शेर ने दहाड़ लगाई। इसका दिमाग कहाँ है मंत्री? कहीं तुमने तो नहीं खाया? नहीं नहीं महाराज, मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूँ? आपको पता नहीं, गधों को तो दिमाग होता ही नहीं। अगर उसे दिमाग होता तो क्या एक बार छूटने के बाद वो यहाँ वापस आता? शेर ने लोमड़ी की बातों को सच समझा और खुशी से खाना खाया। दुश्मन की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। खरगोश और कछुआ। एक समय की बात है। एक घने जंगल में 3 दोस्त रहते थे, भेड़िया, खरगोश और कछुआ। वो तीनों रोज एक जगह पर मिलते थे। भेड़िया और खरगोश सबसे पहले पहुंचते थे, पर कछुआ हमेशा देरी से आता था। खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। एक दिन अरे तुम कितने आलसी हो, मेरी तरह तेजी से चला करो। खरगोश की बातें भेड़िए को अच्छी नहीं लगती थी। हे, उससे ऐसी बातें मत करो। सच कहूं तो तुम कभी दौड़ में उससे जीत नहीं पाओगे। ये कछुआ क्या हराएगा मुझे? अच्छा, इतना अहंकार। चलो एक दौड़ की प्रतियोगिता रखते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश और कछुआ इससे सहमत हुए। उन्होंने शुरुआत और अंतिम स्थान निश्चित किया। प्रतियोगिता शुरू हुई। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ने लगा, पर कछुआ धीरे धीरे पीछे से आ रहा था। खरगोश जल्दबाजी में बहुत तेज दौड़ते जा रहा था। कछुआ धीरे से लेकिन
दृढ़ निश्चय और एकाग्रता से अपना रास्ता काट रहा था। कुछ देर बाद खरगोश थक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो खरगोश ने सोचा, है वो मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा, जरा आराम तो कर लूं। ये सोचकर खरगोश एक बड़े पेड़ की छांव में लेट गया और चैन की नींद सो गया। कुछ देर बाद धीरे धीरे कछुआ उस पेड़ के पास आया जहां पर खरगोश सो रहा था। उसने देखा कि खरगोश गहरी नींद सो रहा है, मगर वो अपनी गति से बिना रुके अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। आखिर वो मंजिल पर पहुंच ही गया। सारे जानवर उसका अभिनंदन करने लगे। आखिर तुमने कर दिखाया, पर खरगोश का क्या हुआ? बड़ी देर बाद खरगोश नींद से जागा। पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ दिखाई नहीं दिया। वो आलसी कछुआ तो नजर भी नहीं आ रहा, भला मुझसे कौन जीत सकता है। वो मंजिल की तरफ भागने लगा, मगर अंतिम स्थान पहुंचते ही उसे तो झटका लग गया। कछुआ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। सभी हंसने लगे और वो शर्मिंदा हो गया। भेड़िए ने खरगोश से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा घमंड तुम्हारी मंजिल में रुकावट बन गया। कछुए ने धीमे से सही पर ध्यान से अपनी मंजिल हासिल कर ली। वो जीत गया। कभी किसी को कम मत समझना और नीचा ना दिखाना, समझे? दृढ़ निश्चय और एकाग्रता हमेशा मंजिल पर पहुंचाती है। घमंडी हाथी। एक काले जामुन के पेड़ पर एक चिड़ियों की जोड़ी रहती थी। उन्होंने पेड़ पर एक घोंसला बनाया था और वे बड़े खुशी से रहते थे। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने अंडे डाले। अंडों से वे बड़े खुश हो गए और बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगे। एक दिन एक बड़ा हाथी घूमते घूमते उस जामुन के पेड़ के पास आया। उसे वे पत्ते बहुत पसंद थे। उस पेड़ की डाली खींचने के लिए हाथी ने अपनी सूंड ऊंची उठाई। ये देखकर चिड़ियों की जोड़ी जोर से चिल्लाने लगी। ओ हाथी महाराज, हम पर दया कीजिए, इस डाली को मत खींचिए। हमारा घोंसला यहाँ पर है, उसमें हमारे अंडे भी है। हम बच्चों का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस पेड़ को हिलाओगे तो हमारा घोंसला गिर जाएगा, सब अंडे फूट जाएंगे। हम पर दया करो हाथी महाराज। घमंडी हाथी ने उनकी परवाह नहीं की। मुझे क्या लेना देना तुम्हारे अंडों से? मुझे परवाह नहीं, मुझे तो बस खाना है। ये कहकर हाथी ने डाली खींची और फिर जैसा सोचा वैसा ही हुआ। घोंसला नीचे गिर गया और सारे अंडे टूट गए। चिड़ियों को बहुत दुख हुआ, वे खूब रोए। घमंडी हाथी पत्ते खाकर वहां से निकल गया। चिड़ियों की जोड़ी को अब बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। वे रोते रोते अपने मित्रों के पास सहायता मांगने निकल पड़े। उस घमंडी हाथी ने हमारे अंडों को तोड़ दिया। उनका रोना सुनकर कौवा, मेंढक, चींटी सभी उस जोड़ी को दिलासा देने लगे। कौवे ने समझाया, रोना मत, उस घमंडी हाथी को अच्छा सबक सिखाएंगे। सभी मिलकर उस घमंडी हाथी को सबक सिखाने की तरकीब सोचने लगे। दूसरे दिन चिड़िया और उनके मित्र उस हाथी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा। हाथी को देखते ही उन्होंने हमला बोल दिया। चींटी ने हाथी के कान में घुसकर कुरेदना शुरू किया। लगातार कुरेदने के कारण हाथी चक्कर खाके गिर पड़ा। अब कौओं की बारी थी। वे पेड़ की डाली से तेजी से उड़कर नीचे आए।
हाथी की दोनों आंखें अपनी चोंच से मार मार कर फोड़ डाली और उसे अंधा बना दिया। इस अचानक हमले से हाथी घबरा गया। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा। उसका गला सूख गया। अपनी अंधी आंखों से वो पानी के लिए तालाब की ओर दौड़ने लगा। अब मेंढक आगे बढ़ा। मेंढक एक बड़े से गड्ढे के पास बैठकर जोर से चिल्लाने लगा। मेंढक की आवाज सुनकर हाथी ने अंदाजा लगाया कि तालाब वही पास में होगा। हाथी उस आवाज की दिशा में जाने लगा और अगले ही क्षण हाथी गड्ढे में गिरकर मर गया। चिड़ियों की जोड़ी ने अपने दोस्तों की सहायता से उस घमंडी हाथी से बदला ले लिया। होशियारी और साहस ताकत से महत्वपूर्ण हैं। महान त्याग। एक घने जंगल में बंदरों की बड़ी झुंड रहती थी। वे सब प्रसन्नता से जी रहे थे और सब उनके राजा से भी खुश थे। एक दिन बंदरों के राजा ने सारे बंदरों को बुलाया। दोस्तों, हम इतने सालों से इस आम के पेड़ पर खुशी से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मेरा मन मुझे किसी संकट की सूचना दे रहा है। क्या महाराज? आज तक मनुष्य आम के फल का स्वाद नहीं जानता। एक बार वो इसका स्वाद चख ले तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज? एक उपाय है। आम वृक्षों की जो भी डाली नदी पर झुक रही हो, उन सब से आम निकाल लो। बड़ी सावधानी के पश्चात भी एक रसीला आम नदी में गिर गया। एक मछुआरे को मछलियों के साथ फल भी नदी में मिला। अरे, ये क्या है? शायद मेरा दोस्त इसे जानता हो। उसने अपने दोस्त को वो फल दिखाया। देखो, ये मुझे मछलियों के साथ नदी में मिला। मैंने इसे चख के देखा, बहुत स्वादिष्ट है ये। मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। मैं कहता हूँ इसे महाराज के पास ले जाओ। हाँ, शायद यही ठीक होगा। वो मछुआरा राजमहल की ओर निकल पड़ा। महाराज, ये फल मुझे नदी में मछलियों के साथ मिला। ये क्या है मंत्री? इसे आम्रफल कहते हैं महाराज। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। पर ये आम उगते कहाँ हैं? ये घने जंगलों में पेड़ों पर उगते हैं महाराज। ठीक है मंत्री, कल हम वहां जाएंगे। जाने की सारी तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल के लिए रवाना हो गए। जंगल में एकदम हल्ला मच गया। हैरान होकर सारे बंदर चिल्लाने लगे। ये आवाजें कैसी? बंदर है महाराज। सैनिकों से कहो हम आज आम के साथ बंदर का मांस भी खाएंगे। सारे बंदर घबरा गए। सैनिक बंदरों का शिकार करने लगे। महाराज, उन्होंने हम पर हमला बोल दिया है, हमें बचाओ। अरे अरे, धीरज रखो, धीरज रखो, मुझे सोचने दो। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सभी जल्दी से नदी के पास वाले पेड़ पर पहुंचो। बचना चाहते हो तो जल्दी करो। सब वैसे ही करें जो मैं कहता हूँ। अब मैं नदी के उस पार के वृदा पर झूलूंगा और तुम सब एक एक करने पार करके पहुंच जाओ। जल्दी से उस लंबी लता का एक सिर उस पेड़ को बांधो और दूसरा मेरी कमर को। बंदर राजा ने एक लंबी छलांग लगा के नदी के पार एक वृक्ष की डाली को पकड़ा। उसने देखा कि लता छोटी है, तो उसने डाली को पकड़कर झूलना शुरू किया। बंदर एक एक करके पार करने लगे। जल्दी जल्दी, मैं थक गया हूँ, ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। झुंड में एक क्रूर बंदर खुद राजा बनना चाहता था। बस यही मौका है मेरे राजा बनने का। उस क्रूर बंदर ने झट से नदी पार की और पेड़ पर चढ़ते ही बंदर राजा को जोर से धक्का देकर नीचे गिराया। सारे बंदर ये दर्दनाक दृश्य देख रहे थे, पर उसे बचाने वाला कोई न था।
बंदर राजा का हाथ छूट गया। वो एक चट्टान पर जा गिरा और उसके सर पे भारी चोट लगी। उधर नदी के इस पार राजा वो सब देख रहे थे। चलो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर उन सब की रक्षा की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य था। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारा इलाज करना चाहिए। नहीं, मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मेरी मौत नजदीक आ रही है। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। मुझे मेरी परवाह नहीं, मुझे खुशी है कि मेरे सारे प्रजाजन सुरक्षित हैं। ये कहकर बंदर राजा मर गया। आत्मसमर्पण सबसे बड़ा उपहार है। कौवा और सांप। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। उस घोंसले में कौवे ने अंडे डाले थे। एक दिन कौवे को भूख लगी थी, इसीलिए वो खाने की खोज में निकल पड़ा। उसी समय सांप अपने बिल से निकला और धीरे से पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप घोंसले के पास पहुंचा। अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आया। कुछ घंटों बाद कौवा अपने घोंसले के पास लौटा। उसने देखा कि कोई उसके अंडों को खा चुका था। कौवा बहुत उदास हो गया। हाय, किसने मेरे अंडे चुराए होंगे? इस चोर को तो पकड़ना ही होगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले। इस बार कौवा वहीं पर छिप गया। उसे चोर को जो पकड़ना था। कुछ समय बाद नीचे रहने वाला सांप फिर से वहां आया और कौवे के अंडे खाने लगा। कौवे ने चोर को पकड़ लिया। वो बाहर निकला। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे अंडे खाते हो? कौन है? अरे तो तुम यही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी करतूत पर। मैं क्यों शर्माऊं? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे अंडों को निगल गया। अगर दोबारा मेरे अंडों की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हें जो करना है कर लो। कौवा बहुत उदास हो गया। उसी समय उसका दोस्त लोमड़ी वहां से गुजर रहा था। कौवा पेड़ से उतरकर अपने दोस्त के पास आया और रोने लगा। अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरे वो चालाक सांप मेरे सारे अंडे खा गया। मैं उसे मारना चाहता हूँ पर क्या करूँ? अकेला हूँ। रो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, क्या करना है? देखो प्यारे दोस्त, तुम इस देश की राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास जाओ। हाँ। वो नहाने से पहले गले का हार उतारकर किनारे पे रखती है। हाँ। उस समय तुम वो हार लेकर आओ और उस सांप के बिल में डाल दो। अरे क्या हार सांप के बिल में डाल दूं? अरे पर उससे क्या होगा? अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और फिर नतीजा देखो। कौवा उड़कर राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास गया। वो हार लेकर उड़ने लगा। राजकुमारी ने देखा और वो चिल्लाने लगी। सारे नौकर सावधान हो गए और कौवे का पीछा करने लगे। सांप के बिल में हार डालकर कौवा वहां से उड़ गया। आवाज सुनकर अनजान सांप ने बिल के बाहर झांक कर देखा। हार उसके गले में पड़ा था। हार देखकर राजकुमारी के सारे नौकर सांप पर टूट पड़े और उसे मार डाला। सांप के गले का हार लेकर वे लोग वापस चले गए। ये देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसकी मुश्किल दूर हो गई थी। धन्यवाद दोस्त, तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। बिना कोई डर के कौवा अंडे डालने लगा और खुशी से जीने लगा। दोस्ती की पहचान मुसीबत में होती है। बोलती गुफा। एक समय की बात है, एक शेर काफी समय से भूखा था। बड़ी देर बाद उसने एक जानवर का पीछा किया, लेकिन अफसोस वो भी उसके हाथों से निकल गया।
शेर अब बहुत थक चुका था। कोई शिकार न मिलने के कारण बहुत निराश होकर वो जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गुफा देखी। शेर आराम करने के लिए गुफा के अंदर गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर अंदर हो तो उसे अपना शिकार बना लेगा। अंदर जाने पर शेर ने देखा कि गुफा तो खाली थी। वो अंदर रुक गया और बड़ी बेसब्री से किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगा। वो गुफा एक लोमड़ी की थी जो बाहर गया था। जब लोमड़ी वापस आया तो उसने देखा कि गुफा के बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान थे जो गुफा के अंदर जा रहे थे। अरे ये किसके पैरों के निशान हैं? लगता है शेर के हैं। अरे बाप रे, अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन लोमड़ी भी बड़ा होशियार था। उसने गुफा की ओर देखकर जोर से आवाज दी, गुफा, ओ गुफा। गुफा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ओ गुफा, कुछ तो बोलो। गुफा फिर भी खामोश रही। अरे गुफा, आज मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या हुआ? गुफा की ओर से कुछ जवाब नहीं मिला। देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं वापस चला जाऊंगा, देखना। मूर्ख शेर ने सोचा शायद ये गुफा हमेशा लोमड़ी के साथ बातें करती है। चलो मैं ही उसकी जगह पे जवाब देता हूँ, फिर लोमड़ी अंदर आएगा और मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। ये सोचकर शेर ने आवाज दी, मेरे प्यारे लोमड़ी, ये तो मजाक था। अंदर कोई नहीं है, आराम से अंदर चले आओ। लोमड़ी समझ गया कि ये तो शेर की आवाज है। वो सावधान होकर बोला, अरे ओ शेर, मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? मैं क्या पागल हूँ जो अंदर आकर तुम्हारा भोजन बन जाऊं? मैं तो चला, तुम भी चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये कहकर लोमड़ी वहां से चला गया और मूर्ख शेर हाथ मलते रह गया। सावधानी और होशियारी हर मुश्किल में काम आती है। बुलबुल और धनेश पक्षी। एक समय की बात है, धनेश पक्षी पक्षियों का राजा था, लेकिन छोटी सी भी गलती पर वो छोटे छोटे पक्षियों को जान से मार देता था। इसलिए एक दिन सभी पक्षी मिलकर अपना नया राजा चुनने की बात सोच रहे थे। वो सब बुलबुल को चुनना चाहते थे। वो राजा जैसा दिखता भी है। हाँ, और अगर चाहे भी तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये बात धनेश को कौन बताएगा? वो कभी नहीं मानेगा। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे साथ आना सुतहर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ समय पश्चात, महाराज, हम सभी चाहते हैं कि परीक्षा देकर आप अपना स्वामित्व सिद्ध करें। आपको एक मोटी डाल पर बैठकर उसे तोड़ना होगा। अगर आप सफल नहीं हुए तो जो भी सफल होगा हमारा राजा बन जाएगा। बताओ, मैं कौन सी डाल पर बैठूं? उस डाल पर। मेरे सिवा और कौन उस डाल को तोड़ सकता है? चलो। धनेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ान भरी। वो जोर से उस डाली पर बैठा, मगर डाली टूटी ही नहीं। जिसे भी इस परीक्षा में शामिल होना है, उसे इतनी ही मोटी डाली पर बैठना होगा। हमारा प्रतियोगी बुलबुल है। वो डाल ठीक है, मोटी है ना? ठीक है, वो डाल पहले से मोटी है। अगर बुलबुल उस डाल को तोड़ने में कामयाब रहा तो वो राजा बन सकता है। धनेश ये नहीं जानता था कि जिस डाल पर बुलबुल बैठने वाला था, उसे सुतहर ने पहले से ही पूरी तरह कुरेद दिया था। छोटा सा धक्का उस डाल को तोड़ सकता था। जब बुलबुल उस पर बैठा तो वो डाल टूट गई। ये कैसे हुआ? उसने उस डाली को तोड़ दिया। धनेश ने अपनी हार मान ली और वो वहां से चला गया। बुलबुल पक्षियों का नया राजा बन गया। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। कबूतर और चींटी। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चींटी रहती थी। एक दिन वो खाने की खोज में डाली पर घूम रही थी। अचानक वो चींटी पैर फिसलकर डाली से नीचे पानी में गिर गई और बहने लगी। बचाओ, बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। एक कबूतर ने चींटी को बहते और चिल्लाते हुए देखा। उसने चींटी की मदद करने का फैसला किया।
चींटी की सहायता के लिए उसने एक पत्ता तोड़कर पानी में फेंका। उस पत्ते पर चढ़कर चींटी किनारे पर आ गई। चींटी ने देखा कि कबूतर ने उसकी सहायता की है, तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो पेड़ पर चढ़ी। पेड़ पर चढ़कर चींटी कबूतर के पास पहुंची। उसने कबूतर से कहा, धन्यवाद, आज तुमने मेरी जान बचाई। ऐसा मत कहो, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारे आभारी हूँ। भविष्य में अगर तुम्हें कोई मदद लगे तो मुझे जरूर याद करना। जरूर याद करूंगा। आज मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त जो दिया। और खुशी खुशी दोनों अपने रास्ते चले गए। इन दोनों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब चींटी अपना खाना लेकर अपने घर जा रही थी, अचानक उसके सामने दो पैर आ गए। उसने हैरान होकर ऊपर देखा। वहां एक शिकारी खड़ा था और उसके हाथों में धनुष और तीर था। चींटी ने देखा कि वो शिकारी किसी पर ध्यान से निशाना बांध रहा था। उसने तीर की दिशा में देखा तो वहां उसका दोस्त कबूतर था। उसने तुरंत कुछ विचार किया और कबूतर को बचाने का फैसला किया। उसी क्षण उसने शिकारी के पैर को जोर से काट लिया। शिकारी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। शिकारी की एकाग्रता भंग होने के कारण उसका तीर गलत दिशा में चला गया। कबूतर सावधान होकर उड़ गया। कुछ देर बाद कबूतर चींटी से मिला। उसने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। तो दोस्त होने के नाते ये मेरा भी कर्तव्य है। मैं पहले ये सोच रहा था कि इतनी छोटी सी चींटी मेरी मदद कैसे करेगी, लेकिन मैं गलत था। आज तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। उस दिन से दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए और खुशी से जीवन बिताने लगे। संकट में मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। चतुर बकरा। एक दिन एक भूखा भेड़िया खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था। उसने एक पथरीली जमीन के पास एक हरे भरे घास की जमीन देखी। वहां उसने देखा कि एक बड़ा और मोटा बकरा घास खा रहा था। वाह, लगता है भोजन का इंतजाम हो गया। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बकरा सावधान था। उसने भेड़िए की तरफ देखकर कहा, तुम तो बहुत कमजोर और भूखे लगते हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपना भोजन बना लोगे। किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे को तो समर्पण करना ही पड़ता है। ये सुनकर भेड़िए को आश्चर्य हुआ। तुम तो बहुत दयालु हो। पर तुम मुझे खाओगे कैसे? मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तुम यही अपना मुंह खोलकर खड़े रहना। मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। मैं वहाँ से दौड़कर सीधे तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। फिर तुम मुझे पूरा निगल लेना, ठीक है? मूर्ख भेड़िए ने वैसा ही किया जैसा बकरे ने कहा। वो जमीन पर खड़ा रहा। चतुर बकरा पहाड़ पर चढ़ गया। वहां से वो तेज गति से भेड़िए की ओर दौड़ने लगा। बकरे ने भेड़िए के सिर पर तेज वार किया। भेड़िया बेहोश होकर गिर गया और बकरा वो तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग गया। सही समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। लालची बगुला। एक घने जंगल में एक तालाब था। उसके किनारे एक बगुला रहता था। उसी तालाब में बहुत सारी मछलियां और अन्य जलचर भी रहते थे।
जब बगुला जवान था तब वो आराम से शिकार करके चैन से रहता था। अब बगुला बूढ़ा हो गया था और उसी तेजी फुर्ती से मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन तो उसे दिन भर एक भी मछली नहीं मिली। शाम को तालाब के किनारे वो भूख के मारे जोर जोर से रोने लगा। तालाब से केकड़ा और अन्य मछलियों ने उसे रोने का कारण पूछा। धूर्त बगुले ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सब के लिए रो रहा हूं। एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि जल्द ही यह तालाब सूखने वाला है। फिर तुम सबका क्या अंजाम होगा। मैं भी यहीं पैदा हुआ और तुम सबकी मौत के लिए बहुत दुखी हूं। इस चिंता के कारण मैंने खाना भी छोड़ दिया है। हाँ। नादान मछलियां बगुले की बातें सुनकर डर गईं। उन्होंने उससे सहायता मांगी। अरे भाई बगुले, तुम तो सबसे बड़े और अनुभवी हो, हमें इस संकट से बचाओ, हमारी मदद करो। धूर्त बगुला इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था। वो मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गया। यहाँ से कुछ ही दूर दूसरा बड़ा तालाब है। मैं तुम सबको एक एक करके आराम से वहां पहुंचा दूंगा। ये बात सुनकर मछलियां और बाकी जलचर बहुत खुश हुए और बगुले को धन्यवाद देने लगे। बूढ़े बगुले को भी अपनी भोजन की समस्या का हल मिल गया। सहायता करने के उद्देश्य से बगुला एक एक मछली को वहां से ले जाने लगा। लेकिन वो बूढ़ा बगुला कोई साधु संत नहीं था। सहायता करना तो सिर्फ एक नाटक था। वो बगुला मछलियों को घने जंगल में एक चट्टान पर ले जाता और आसानी से मारकर उन्हें चट कर जाता। दिन ऐसे ही कटने लगे। जगह बदलने की उत्सुकता में हर दिन सभी प्राणी उसे जल्दी ले जाने की विनती करने लगे। बगुले को अब भरपेट खाना मिलने लगा। इस तरह बगुला बहुत खुश था। एक दिन तालाब में रहने वाला एक केकड़ा बगुले से कहने लगा, मैं कितने दिनों से आपको मुझे ले जाने की विनती कर रहा हूँ। आप तो सिर्फ मछलियों को ही ले जाते हैं, लेकिन आज तो मेरी बारी है ना। कृपया आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस तालाब तक ले जाइए। केकड़े को पीठ पर बिठाकर बगुला उड़ने लगा। केकड़े ने पूछा, क्यों दोस्त, वो सब मछलियाँ नई जगह पर खुश तो है ना? बगुला सोच रहा था, अब ये केकड़ा पीठ से कहां भागेगा। तालाब से भी दूर आ गए हैं। चलो इसे सच बता ही दूं। बेचारा। बगुला हंसकर बोला, कैसा तालाब बच्चे? वहां कोई तालाब नहीं है। तुम चिंता ना करो, सारी मछलियां मेरे पेट में सुरक्षित हैं। और अब तुम भी मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। बगुले की नीचता केकड़े के ध्यान में आ गई। उसने बगुले की लंबी गर्दन को मरोड़ दिया और वो धूर्त बगुला उसी समय मर गया। केकड़ा वापस तालाब पर आया और उसने सबको बगुले की नीचता के बारे में बताया। सभी ने केकड़े की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। दुश्मन की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आलसी तोते। एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक तोतों का झुंड रहता था। शिकारी कभी उन्हें पकड़ता तो कभी उनके बच्चे ले जाता। इसलिए एक दिन उन्होंने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। उन्होंने दूर एक ताड़ का पेड़ खोज लिया। यह पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण शिकारी का उस पर चढ़ना मुश्किल था। झुंड के मुखिया ने सभी तोतों को घोंसले बनाने का काम शुरू करने के लिए कहा। सभी तोते नई जगह को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी के मारे चहकने लगे। लेकिन मुखिया सावधान था और अब भी उस नई जगह की जांच कर रहा था। अचानक उसने उस पेड़ के पास एक छोटी लता को देखा। उसने सभी तोतों को नीचे बुलाया।
जल्दी नीचे आओ। इस पेड़ के पास जो लता है उसे अभी निकालना होगा। सारे तोते घोंसलों में आराम कर रहे थे। वो अपने घोंसलों से ही नीचे उगी उस लता को देखने लगे और कहने लगे, मुखिया जी, आप यूं ही चिंता कर रहे हो। ये छोटी सी लता हमारा क्या बिगाड़ेगी? मुखिया उनको उस लता को निकालने की आवश्यकता समझाने लगा। आज ये लता नाजुक है, उसे निकालना आसान है, लेकिन वो हमेशा इतनी ही नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद वो बड़ी सख्त रस्सी की तरह बन जाएगी। इसे अभी निकालना होगा। आगे जाकर ये शिकारियों का पेड़ पर चढ़ने का साधन बन जाएगी। वो आसानी से घोंसलों तक पहुंचेंगे और अनर्थ हो जाएगा। सारे तोते आराम से घोंसलों में बैठे थे। वो अपने मनोरंजन में रुकावट नहीं चाहते थे। मुखिया की बात वो रोज अगले दिन पर टालते रहे। टालते टालते तोतों ने उस लता को बढ़ने दिया। कुछ दिनों बाद लता बढ़कर मजबूत बन गई। अब तोतों ने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं निकाल पाए। एक दिन जैसा मुखिया ने कहा वैसा ही हुआ। एक शिकारी वहां आया। उसने उस मजबूत लता को देखा। उस लता की सहायता से वो बहुत आसानी से पेड़ पर चढ़ गया। पूरे झुंड की आंखों के सामने वो उनके घोंसलों से सारे बच्चों को निकालकर ले गया। सारे तोते सिर्फ देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। इस घटना के बाद सारे तोते वो पेड़ छोड़कर चले गए। अपने मुखिया की बात न मानने पर वो बहुत पछताने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। खरगोश और कांटा चूहा। नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसमें रहने वाले जानवर हमेशा झगड़ते रहते थे। हम हमेशा झगड़ते हैं। हमारा कोई राजा नहीं है जो हमारा न्याय कर सके। हाँ, हमारा एक राजा होना चाहिए। लेकिन राजा बनेगा कौन? फिर से झगड़ा शुरू हुआ। मैं राजा बनूंगा। अरे नहीं, मैं ही राजा बनूंगा। राजा तो मुझे बनना चाहिए। एक बूढ़ा लोमड़ी जो कुछ ही दिन पहले उस जंगल में आ बसा था, अपनी गुफा से गरजते हुए बाहर आया। अरे ये शोर कैसा? बाहर जाके देखता हूँ। जानवरों ने लोमड़ी को उनकी तरफ आते देखा। क्यों न इस लोमड़ी को ही हम अपना राजा चुने? ये ठीक रहेगा। जब वो बूढ़ा लोमड़ी उनके पास आया, हमें एक राजा की जरूरत है। क्या आप हमारा राजा बनना पसंद करेंगे? क्या किस्मत है मेरी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे बुरे दिन शायद खत्म हुए। मुझे कोई ऐतराज नहीं। देखो, मैं हिंसा का विरोधी हूँ। कोई भी बात पूरी तरह जानने के बाद ही अगर मुझे जरूरी लगा तो ही मैं अपराधी को मृत्युदंड दूंगा। सभी जानवर प्रसन्न हुए। महाराज, हिंसा के विरोधी तो हम भी हैं, लेकिन एक न्यायप्रिय राजा ही अपराधी को मार सकता है। अच्छा, तो ठीक है। अगले ही दिन खरगोश और कांटा चूहा के बीच झगड़ा हो गया। ये बिल मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मैंने इसे सबसे पहले देखा है। तुमने देखा ठीक है, पर मेरे ही पिताजी ने इसे पहले बनवाया था। तुम्हारे पिताजी ने बनाया तो क्या हुआ? उन्होंने इसे छोड़ दिया था। अच्छा, ये बात है तो हम राजा के पास चलते हैं। न्याय मांगने के लिए दोनों बूढ़े लोमड़ी के पास गए। महाराज, हमें न्याय चाहिए, न्याय। क्यों, क्या हुआ? दोनों जानवर एक साथ अपने झगड़े के बारे में लोमड़ी को बताने लगे। अरे जरा रुको रुको, मैं बूढ़ा हूँ, कान से अच्छी तरह सुन नहीं पाता। जरा मेरे पास आकर कहो। दोनों जानवर बिना हिचकिचाए लोमड़ी के पास गए। अगले ही पल लोमड़ी उन पर झपटा और उन्हें मारकर खा गया। अब सब जानवरों को अच्छा सबक मिल गया। दोस्तों, हमें अपना न्याय खुद करना चाहिए। अजनबी पर विश्वास करके तो हम फंस गए। अजनबी पर विश्वास करना उचित नहीं। बाघ और सुतहर। एक दिन शिकार खाते वक्त
एक बाघ के जबड़े में एक हड्डी का टुकड़ा फंस गया। उसने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकाल सका। जब तक ये हड्डी नहीं निकलेगी मैं खाना नहीं खा सकता। दिन गुजरते गए और वो बाघ बहुत परेशान और कमजोर हो गया। एक सुतहर उसी पेड़ की शाखा पर बैठकर ये सब देख रहा था। उसने बाघ से बात की। क्यों भाई, क्या हुआ? तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? जरा पास आके देखो, यहाँ एक हड्डी फंसी है। अरे हाँ, हड्डी तो बुरी फंसी है। मैं इसे निकाल सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे हमेशा शिकार में हिस्सा देना होगा। बाघ ने सहमति दिखाने के लिए अपनी गर्दन हिलाई। सुतहर ने बाघ के मुंह से हड्डी निकाली और वो पेड़ पर जा बैठा। कुछ समय बाद बाघ ने एक जानवर का शिकार किया। अरे रुको तो जरा, अपना वादा तुम भूल गए। मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बाघ ने सुतहर की तरफ देखकर बहाना बनाने का निर्णय लिया। कौन हो तुम? मैं तुम्हें शिकार में हिस्सा क्यों दूं? सुतहर चकित रह गया। क्या एहसान फरामोश, भूल गए? मैंने ही तुम्हारे मुंह से हड्डी निकाली थी, इतनी जल्दी भूल गए? बाघ जोर से हंसने लगा। जंगली जानवर पर विश्वास? मैं चाहता तो तुम्हें आसानी से मार सकता था। अपने खैर मनाओ कि हड्डी निकालते वक्त मैंने तुम्हें मारा नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। मत भूलना, मेरी चोंच बहुत तेज है। बाघ ने सुतहर को अनदेखा किया। उसने उसे कुछ नहीं दिया। मेरा भी हिस्सा खाके चैन से सो रहे हो? अभी मजा चखाता हूँ। सुतहर ने नीचे उतरकर बाघ की एक आंख अपनी तेज चोंच से फोड़ दी। बाघ की आंख से खून बहने लगा। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा। अरे निर्दयी, तुमने मेरी आंख फोड़ दी। खैर मनाओ, मैं चाहता तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देता। मेरा एहसान मानो, मैंने ऐसा नहीं किया। अब जाओ यहाँ से। किसी की कमजोरी का फायदा उठाना गलत है। ब्राह्मण और बकरी। एक दिन एक ब्राह्मण पास वाले गांव से लौट रहा था। उसी वक्त 3 भूखे ठगों ने उसे आते देख लिया। नहीं वाह, गाँव वालों का भला हो, क्या मोटी बकरी दान में मिली है। क्या मोटी बकरी है। हाँ, आज दावत का मौका आया है। कुछ चाल चलकर हमें इसे हासिल करना ही होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? सुनो सुनो, हमें क्या करना है? पहला ठग ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण महाराज, इस कुत्ते को कंधों पे क्यों उठाया है? मजा आ रहा है। बेवकूफ, कुत्ते और बकरी में फर्क नहीं जानते क्या? अरे अरे, गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हें मजा आ रहा है तो मुझे क्या? हाय, मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही। नहीं नहीं, ये बकरी ही है। कुछ ही दूर जाने के बाद दूसरे ठग ने उसे रोका। ब्राह्मण जी, ये मरा हुआ गाय का बछड़ा आपका बहुत प्यारा लगता है, फिर भी आपको इसे कंधे पे उठाना शोभा नहीं देता। आप एक ब्राह्मण हो। भैया अंधे हो क्या? हम देखते नहीं, ये एक जीवित बकरी है, बछड़ा नहीं। गुस्सा मत होइए, माफ करना, शायद ये मेरी गलती है। भैया ये क्या हो रहा है? मैं पागल हूँ या वो लोग पागल हैं? ब्राह्मण थोड़ी दूर गया नहीं के। अरे ओ ब्राह्मण, उस गधे को फेंको नीचे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। नहीं नहीं, तीनों के तीनों गलत कैसे हो सकते हैं? वाकई ये बकरी नहीं है, ये तो कोई रूप बदलने वाला भूत है। गांव वालों ने मेरे साथ बहुत ही नीच मजाक किया है। घबरा के बिना कुछ बोले ब्राह्मण ने अपने कंधों से बकरी को नीचे ब्राह्मण के वहां से जाते ही उन तीनों ठगों ने उस बकरी को पका के अच्छा भोजन किया। आत्मविश्वास जरूरी है।
कुत्ता और गधा। किसी जमाने में वाराणसी में एक धोबी रहता था। उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। चलो आज का दिन खत्म हुआ, बहुत काम करना पड़ा आज। देखा, मालिक आज फिर मुझे खाना देना भूल गया। कुछ घंटों बाद आधी रात में ये तो गहरी नींद सो रहा है। मेरा नसीब अच्छा है, चलो जल्दी से थैली भर लेते हैं। हे भगवान, ये तो चोर है और मेरा मालिक गहरी नींद सो रहा है। गधे ने तुरंत कुत्ते को सावधान किया। अपने घर में चोरी हो रही है और मालिक गहरी नींद में है, जल्दी करो, उसे जगाओ। मैं क्यों जगाऊं? उसे मेरी परवाह ही नहीं है। चोरी होगी तो उसे मेरी याद आएगी, फिर मेरी अच्छी देखभाल करेगा वो। नीच, नमक हराम, अपने मालिक के बारे में ऐसा सोचते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या ठुकराने के लिए उसकी ईमानदारी करूं? मैं उसे नहीं जगाऊंगा। तो अब मुझे ही मालिक को जगाना होगा, नहीं तो चोर चोरी करके भाग जाएगा। ये मूर्ख गधा लगता है आसपास के सभी को जगा देगा। चलो भागो यहाँ से। धोबी ने उठकर खिड़की से झांक कर देखा, मगर तब तक चोर तो भाग चुका था। इस मूर्ख गधे ने मेरी नींद हराम कर दी, बेवक्त चिल्लाता रहता है। इसे अभी मजा चखाता हूँ। धोबी ने एक लकड़ी उठाई और बुरी तरह गधे की पिटाई की। कुत्ते ने खेदपूर्वक अपना सर हिलाया। बेचारा गधा, चोर तो भाग गया। मालिक तो जानता ही नहीं कि तुमने किस लिए आवाज दी थी। क्या जरूरत थी मेरा काम करने की? देखा, दूसरों के काम में दखल देने का नतीजा। दूसरों के काम में दखल नहीं देनी चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण। एक दिन गार्गया नाम का ब्राह्मण अपने गांव से जंगल की ओर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप करने निकला। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हुआ, एक वर मांगो। भगवान, मुझे संजीवनी दीजिए ताकि मैं किसी भी मृत को जीवित कर सकूं। भगवान शंकर ने उसे एक हरी वनस्पति दे दी। जब भी तुम्हें किसी मृत शरीर में जान डालनी हो, इस वनस्पति का रस तुम उस मृत शरीर पर लगा दो। वो मृत शरीर पुनः जीवित हो जाएगा। यह वनस्पति कभी भी नष्ट नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। अपने गांव लौटते हुए वो ब्राह्मण बहुत खुश था। इस संजीवनी से मैं मेरे गांव से मौत का भय दूर कर दूंगा। कोई भी दुखी नहीं होगा। मेरा महत्व सबसे बढ़कर होगा। शायद मैं गांव का मुखिया भी बन जाऊं। अचानक उसके मन में संदेह आया। कहीं भगवान ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया? ये संजीवनी ही है या मामूली पत्ते, कैसे समझेगा? उसी वक्त उसकी नजर रास्ते में पड़े एक बाघ के मृत शरीर पर पड़ी। इस जानवर पर इसका प्रयोग करता हूँ। बिना कुछ सोचे समझे उसने संजीवनी के कुछ पत्ते अपने हाथों से मसलकर उसका रस उस मृत बाघ पर डाल दिया। बाघ जीवित हो गया। मुझे भूख लगी है। हाँ, ये संजीवनी ही है। ये जीवित हुआ। अचानक बाघ ने दहाड़ लगाई। अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया? जान बचाओ, भागो! लेकिन बाघ ने उसे देख लिया। बाघ ने एक ही छलांग में उसे दबोच लिया और उस मूर्ख ब्राह्मण का अंत हुआ। बिना सोचे किया गया काम आत्मघाती हो सकता है। मूर्ख बगुला। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक नारियल का ऊंचा पेड़ था। उस पर एक बूढ़ा बगुला रहता था। तालाब कुछ ही दिनों में सूखने वाला था। उस तालाब में बहुत कम मछलियां बची थी, जो सिर्फ उस अकेले बगुले के लिए काफी थी। मगर उस तालाब और नारियल के पेड़ पे उसे बहुत गर्व था। काश दूसरे बगुले भी यहाँ आए और ये बात जान ले कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। एक दिन उसने देखा कि एक बगुलों का बड़ा झुंड तालाब के ऊपर से गुजर रहा था। अरे अरे रुको, अरे यहाँ नीचे देखो, नीचे। वो बूढ़ा पक्षी हमें पुकार रहा है। चलो चल के देखते हैं, शायद मुसीबत में हो।
आइए, मुझे खुशी हुई कि आप मेरी बात सुनकर यहाँ आए। आप लोग मेरे अतिथि बनकर यहाँ इस नारियल के पेड़ पर रहिए, इस तालाब की मछलियों का आस्वाद लीजिए। बुढ़ा अच्छा है पर मूर्ख है, हमें प्रभावित करना चाहता है। अगर हम ये निमंत्रण स्वीकार करें तो ये तो भूख से मर जाएगा। इसीलिए उस नेता ने अपनी झुंड की तरफ से उसके निमंत्रण का इनकार किया। हम आपके प्यार के आभारी हैं, पर हमें जाना चाहिए। हाँ, हमारा चतुर नेता ठीक कह रहा है, हम तो बहुत लोग हैं। देखिए, ये मछलियाँ तो सिर्फ आपके लिए ही काफी हैं, हमें कहीं और जाने दीजिए। आप लोग मेरा निमंत्रण नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। झुंड के नेता को अब उसका निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ा। हाँ, ठीक है, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। आइए, हम सभी पेड़ पर चलते हैं। सभी बगुले नारियल के पेड़ पर गए। बूढ़े बगुले ने बड़े गर्व के साथ कहा, आइए, आराम कीजिए। जब भूख लगे तो मेरे तालाब की मछलियाँ खाइए। यहाँ सबके लिए काफी मछलियाँ हैं। पूरे झुंड ने उसकी बात मानकर तालाब की मछलियों का मजा चखना शुरू किया। अरे सुनते हो, मैं तुमसे ज्यादा मछलियाँ खा सकता हूँ। अरे तुम क्या खाओगे? अरे मैं तो 6 मछलियाँ दबा चुका हूँ, तुम दोनों उससे भी ज्यादा खाकर दिखाओ तो जानू। ऐसा करते करते तालाब की सारी मछलियाँ खत्म हो गई। हे भगवान, एक भी मछली नहीं बची। अब शाम को उन्हें खाने को क्या दूंगा और उनके जाने के बाद मैं क्या खाऊंगा? पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। शाम को झुंड का नेता उसके पास गया। हमें शाम के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आपके आतिथ्य के लिए हम आपके आभारी हैं, पर अब हमें निकलना चाहिए। मैं अपने झुंड को भूखा नहीं रख सकता। वहाँ से निकलते वक्त झुंड के नेता के मन में अकेले बूढ़े बगुले के लिए खेद प्रकट हुआ। वो बहुत बूढ़ा है, हमारे साथ उड़ नहीं सकता। काश उसने हमारी बात मान ली होती। बेचारा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद उस बलहीन वृद्ध बगुले ने अपनी आखिरी सांस ली। वृथा अभिमान नहीं करना चाहिए। मूर्ख सियार। एक दिन 2 भेड़ आमने सामने आ गए। दोनों में से कोई भी दूसरे को पहले जाने देना नहीं चाहता था। हट जा मेरे रास्ते से। तू बाजू हट जा। दोनों अपने रास्ते के लिए झगड़ने लगे। खून बहने लगा। एक सियार दूर से ये सब देख रहा था, पर वो एक मूर्ख सियार था। उसने सोचा, आहा, क्या खून निकल रहा है, पीने में मजा आएगा। थोड़ी देर रुकता हूँ ताकि और खून बहे। लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। यहाँ भेड़ों की लड़ाई तो जारी थी। काफी खून बह रहा था। अचानक बिना कुछ सोचे समझे वो मूर्ख सियार खून पीने बीच में कूद गया। सियार को बीच में देखकर दोनों भेड़ और गुस्सा हो गए। दोनों ने एक साथ अपने सींगों से उस सियार को घोंप दिया। सियार वही मर गया। अब दोनों भेड़ होश में आए और अपने अपने रास्ते वहां से चले गए। बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। घमंडी भंवरा। एक समय की बात है, जंगल में एक भंवरा रहता था। सभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। भंवरे को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। एक दिन यहाँ वहाँ घूमते हुए उसने एक हाथी के बच्चे को देखा। वो जाकर उस हाथी के कान पर बैठ गया। अरे कौन है? मैं हूँ सबसे सुंदर भंवरा।
मुझे नहीं जानते। देखो तुम कितने मोटे और भद्दे हो। मेरी तरफ देखो, कितने नाजुक सुंदर पंख हैं मेरे। ओह, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाथी के बच्चे ने विनय पूर्वक जवाब दिया। कहाँ जा रहे हो तुम? सब जगह और कहीं भी नहीं। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मेरे सुंदर पंखों से मैं कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। हाँ, पर एक बात हम दोनों में समान है। तुम्हें सूंड है और मुझे डंक। हाथी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं मेरी डंक से फूलों से शहद चूस सकता हूँ, पर तुम नहीं कर सकते। अब बताओ, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? हाथी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये तो बताओ, तुम्हारे पैर कितने हैं? 4 हैं। मेरे 6 हैं। फिर से एक बार मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भौरा अपनी बात पूरी कर ही रहा था, तभी जोर से हवा बहने लगी। जल्द ही वहाँ तूफान आ गया। पत्तियां, धूल, सब कुछ तेजी से बहने लगे। छोटा सा भौरा ज्यादा देर नहीं टिक सका। एक क्षण में वो भी तूफान में बह गया। बचाओ, बचाओ, मैं बह रहा हूँ। हाथी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक भौरा तूफान में गुम हो गया। हाथी का बच्चा अपने 4 पैरों पर अपना भारी शरीर परंतु निर्मल हृदय लेकर वहां से चला गया। निर्मलता सुंदरता से श्रेष्ठ है। बाघ और यात्री। एक दिन एक बूढ़ा बाघ जंगल में कीचड़ भरे तालाब के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक सोने के कंगन पर पड़ी। चलो इसे रख लेता हूँ, कुछ काम आएगा। अभी दिखाने के लिए लालच तो मिला, अब शिकार का इंतजार करता हूँ। उसी समय एक यात्री तालाब के दूसरे किनारे से गुजर रहा था। बाघ की नजर उस पर पड़ी। आहा, मनुष्य बहुत स्वादिष्ट होते हैं और लालची भी। अरे सुनो, सुनो तुम, सोने का कंगन चाहिए? मेरे तो किसी काम का नहीं है ये। सोने का कंगन? अरे वाह, बहुत सुंदर है, पर नहीं, इसके लिए अपनी जान कौन खतरे में डालेगा? पर कुछ देर सोचकर उसने कहा, कंगन मिलता तो अच्छा होता, पर तुम्हारे जैसे खतरनाक जानवर पर भरोसा कैसे करूं? तुम्हारा शक तो ठीक ही है। पहले मैं बहुत बुरा था, पर एक सन्यासी ने मेरा जीवन बदल दिया। इस तरफ आओ और ले लो इस सोने के कंगन को। अगर मैं पास आया तो मुझे सूंघते ही तुम सन्यासी की बात भूल जाओगे। अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे नाखून तो घिस गए हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं। आओ आओ, इस तरफ आओ और ले लो इसे। यात्री के लालच ने बाघ के डर को भुला दिया। लगता है ये सही में बदल गया है। चलो कंगन ले ही लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरा, कुछ ही क्षण में, अरे यहाँ तो कीचड़ है, मैं फंस गया। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, अरे बचाओ। बाघ आराम से यात्री के पास गया और उसे बाहर निकालकर उस पर टूट पड़ा। हे भगवान, कितना मूर्ख निकला मैं। लालच ने तो मेरी जान ही ले ली। लालच इंसान को गिरा देता है।